1502 की एक बात है। वास्को डी गामा के एक पुर्तगाली साथी ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जो आज भी परेशान करता है। उसने लिखा, हमने मक्का से आ रहा एक जहाज पकड़ा। उसमें 380 मर्द और कई औरतें और बच्चे थे। हमने जहाज लूटा और फिर उसे बारूद से उड़ा दिया, जहाज पर मौजूद सभी लोगों के साथ। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। आज हम भारत में पुर्तगालियों के आने की कहानी में और गहराई से उतर रहे हैं और हमारे स्रोत ये बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ व्यापार और मसालों की नहीं है। ये कहानी है धर्म के जुनून की, दौलत के लालच की और बेहिसाब हिंसा की। बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी जो चर्चा है वो उन दस्तावेजों पर आधारित है जो न सिर्फ वास्को डी गामा की यात्राओं का लेखा-जोखा देते हैं, बल्कि उस सदियों पुराने मसाला व्यापार के इतिहास को भी खंगालते हैं जिसने उसे भारत तक खींच लाया। मतलब ये समझना जरूरी है कि हिंद महासागर कोई खाली मैदान नहीं था जिसमें पुर्तगाली पहली बार पहुंचे। हाँ, वो तो पहले से ही एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। बिल्कुल, सदियों से संस्कृतियों और व्यापार का एक गुलजार चौराहा था वो। तो हमारा मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगालियों के दिमाग में चल क्या रहा था। मसाले इतने कीमती क्यों थे कि उनके लिए जान दी और ली जा रही थी, और कालीकट के शासकों और इन यूरोपीय खोजकर्ताओं के बीच पहली मुलाकातें कैसे इतनी जल्दी एक खूनी जंग में तब्दील हो गईं। चलिए कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं, जब गामा के आने से बहुत पहले दुनिया कैसी थी। तो गामा के आने से पहले का हिंद महासागर कैसा था? हमारे स्रोत बताते हैं कि कालीकट जैसा शहर एक कॉस्मोपॉलिटन हब था। बिल्कुल। मतलब वहां चीन से लेकर अरब तक के जहाज आते थे, शांति से व्यापार करते थे। हाँ, माहौल काफी हद तक खुला हुआ था और ये कोई नया सिस्टम नहीं था। भारत के मसाले, खास पर काली मिर्च, यूरोप के लिए सोने जैसी थी। हाँ? और ये रिश्ता 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 2000 साल? हाँ, सोचिए 1213 ईसा पूर्व में मिस्र के राजा रेमेसेस द्वितीय की मम्मी को जब संरक्षित किया गया था, हाँ। तो उसके नाक में काली मिर्च भरी गई थी। बाद में रोमनों ने इसे एक लग्जरी आइटम बना दिया। अच्छा, तो रोमन्स ने इस ट्रेड पर अपना दबदबा कैसे बनाया? उन्होंने मॉनसून की हवाओं का जो राज था वो पता लगा लिया। ओहो। हाँ, एक ऐसा राज जो अरब व्यापारी सदियों से, आप कह सकते हैं, छुपा कर बैठे थे। इसके बाद वो सीधे भारत के मालाबार तट तक पहुंचने लगे। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत थी। क्या कीमत? इतिहासकार प्लिनी ने उस वक्त शिकायत की थी कि इन मसालों और बाकी भारतीय सामानों के लिए रोम का सोना चांदी भारत की ओर बहा जा रहा था। अच्छा। और जब रोम का पतन हुआ तो ये रास्ता बंद नहीं हुआ, बस उसके मालिक बदल गए। और नए मालिक कौन थे? हिंद महासागर के पुराने खिलाड़ी, अरब व्यापारी। हाँ, वो वापस अपनी जगह पर आ गए। और इस बार यूरोप में उनके नए पार्टनर थे इटली के व्यापारी, खासकर वेनिस के लोग। तो एक तरह से पूरी चेन बन गई थी। बिल्कुल। सोचिए, मालाबार तट से मसाले अरब जहाजों पर चढ़ते, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंचते और वहां से वेनिस के व्यापारी उन्हें पूरे यूरोप में बेचते। तो एक मजबूत मोनोपोली बन गई थी। हाँ, और इसी वजह से मसाले यूरोप में बेहद महंगे बिकते थे। ये एक अविश्वसनीय रूप से मुनाफे वाला व्यापार था और पुर्तगाल वो इस पार्टी में शामिल होना चाहता था। ठीक है, तो एक बेहद मुनाफे वाला बिजनेस था जिस पर अरबों और वेनिस का कब्जा था, और यहीं पर पुर्तगाल की एंट्री होती है। उनकी प्रेरणा क्या थी? एक पुर्तगाली दोषी की कही बात हमारे स्रोतों में दर्ज है। हाँ, हम ईसाई और मसाले लेने आए हैं। ये लाइन मतलब सब कुछ कह देती है। ईसाई और मसाले, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ था। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के पुर्तगाल को देखना होगा। उनका इस्लाम के साथ सदियों पुराना संघर्ष रहा था और 1453 में जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया तो पूरे ईसाई यूरोप में एक डर की लहर दौड़ गई। सही बात है। पुर्तगाल के लिए ये अच्छाई और बुराई की एक पवित्र लड़ाई थी। और इसमें वो प्रेस्टो जॉन वाली कहानी भी तो थी। मतलब एक मिनट, वे काल्पनिक राजा को ढूंढने के लिए आधी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। हाँ। क्या वो इसे सच में मानते थे या ये सिर्फ एक बहाना था? ये हमारे लिए आज काल्पनिक लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये एक हकीकत थी। अच्छा। उन्हें पूरा यकीन था कि पूरब में कहीं प्रेस्टो जॉन नाम का एक ताकतवर ईसाई राजा है। उनका प्लान था उसे ढूंढना और इस्लाम के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाना। तो ये उनकी विदेश नीति का हिस्सा था? बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उनकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा था। वो वही देख रहे थे जो वो देखना चाहते थे, ना कि जो असल में था। और आर्थिक वजहें तो थीं ही।
हमारे स्रोतों में 1494 की टॉर्डेसिलस की संधि का जिक्र है। हाँ, पोप के आशीर्वाद से पूरी दुनिया को 2 देशों के बीच बांट दिया गया। ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, रोम में बैठे पोप ने एक नक्शे पर लकीर खींच दी और कहा, इस लकीर के पूरब का सब कुछ तुम्हारा पुर्तगाल और पश्चिम का स्पेन का। ये उस समय के यूरोपीय अहंकार और ताकत का प्रतीक था। उन्हें लगता था कि उन्हें पूरी दुनिया पर राज करने का दैवीय अधिकार मिल गया है। मतलब अगर पुर्तगाल मसालों के समुद्री रास्ते पर कब्जा कर लेता तो उन्हें बेहिसाब दौलत तो मिलती, साथ ही वो अपने मुस्लिम दुश्मनों की आर्थिक कमर भी तोड़ लेते। तो इसी सोच के साथ वास्को डी गामा 1497 में लिस्बन से निकलता है। उसके साथ 3 जहाज, एक सप्लाई शिप और कुछ अपराधी भी थे। हाँ, जिन्हें सबसे खतरनाक कामों के लिए रखा गया था। और वो अफ्रीका का चक्कर लगाकर एक स्थानीय पायलट की मदद से 23 दिन में मालाबार तट पहुंच जाता है। और यहीं से गलतफहमियों का दौर शुरू होता है, जो जल्द ही टकराव में बदल गया। जब वे 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचे तो उन्होंने किनारे पर एक हिंदू मंदिर देखा और उसे ईसाई चर्च समझ लिया। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। मतलब वे एक पूरी तरह से नई दुनिया में है और उन्हें लगता है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा घर पर होता है। हाँ, ये उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने अंदर जाकर प्रार्थना भी की। अच्छा। वे दीवारों पर बनी मूर्तियों को देखकर हैरान थे कि इन संतों के कई हाथ पैर क्यों हैं। उन्होंने मान लिया कि ये बस ईसाईयत का एक अलग रूप है। वे अपनी पूरी यात्रा में यही मानते रहे कि भारत में उन्हें ईसाई सहयोगी मिल गए हैं। मतलब वो असलियत नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों को देख रहे थे। बिल्कुल। और कालीकट के शासक जमोरिन के साथ उनकी मीटिंग कैसी रही? मैंने सुना है वो पूरी तरह से फ्लॉप को गई थी। फ्लॉप से भी बदतर, वो एक सांस्कृतिक तमाशा था। जब वास्को गामा को जमोरिन के दरबार में ले जाया गया तो उसने जो तोहफे पेश किए, हाँ, कुछ वॉश बेसिन, कुछ टोपियां, तेल और शहद, वो इतने मामूली थे कि जमोरिन के मंत्री उन पर हंस पड़े। तो तोहफे पसंद नहीं आए? अरे ये सिर्फ तोहफों की बात नहीं थी, ये 2 अलग अलग दुनियाओं की सोच का टकराव था। अच्छा। एक तरफ जमोरिन था, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यापारिक केंद्रों में से एक का शासक था। उसे सोने चांदी जैसे शाही तोहफों की आदत थी। दूसरी तरफ गामा था, जिससे शायद लग रहा था कि वो किसी पिछड़े अनजान इलाके में आया है। ये टकराव की शुरुआत थी। हाँ, जो हथियारों से पहले सोच में शुरू हुई। तो व्यापार शुरू होने से पहले ही बात बिगड़ गई। बिल्कुल। पुर्तगाली जो सामान बेचने के लिए लाए थे वो भी बहुत घटिया क्वालिटी का था। और वहां पहले से मौजूद मुस्लिम व्यापारियों ने, जो पुर्तगालियों को अपने दुश्मन के तौर पर देख रहे थे, ये पक्का किया कि उनका कोई सामान ना बिके। गामा का मिशन पूरी तरह से फेल हो रहा था। तो एक खराब मीटिंग और फ्लॉप बिजनेस, ये खुलेआम दुश्मनी में कैसे बदल गया? गामा का सब्र टूट गया। उसने जमोरिन से मांग की कि उसके बिना बिके माल का हर्जाना भरा जाए। और जब अधिकारियों ने टालमटोल की तो उसने तट से 18 स्थानीय लोगों को, जिनमें कुछ अमीर व्यापारी भी थे, उन्हें बंधक बना लिया। ये तो सीधी धमकी थी। हाँ। और इसका नतीजा क्या निकला? काफी तनाव के बाद बंदूकों की अदला बदली तो हो गई, लेकिन रिश्ते में जहर घुल चुका था। गामा गुस्से में वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जमोरिन ने फिर भी पुर्तगाल के राजा के लिए खत भेजा, जिसमें व्यापार की पेशकश थी। उसने लिखा कि मेरे राज्य में मसाले और कीमती पत्थर हैं, बदले में सोना चांदी भेजो। मतलब वो शायद अभी भी इसे एक सामान्य व्यापारिक मुलाकात की तरह देख रहा था। शायद। लेकिन वापसी का सफर भयानक था। अरब सागर पार करने में ही 3 महीने लग गए। स्कर्वी से उसके आधे से ज्यादा नाविक मारे गए। बाप रे। जब तक वो पुर्तगाल पहुंचा, शुरू के 170 लोगों में से सिर्फ 54 जिंदा थे। इतनी भयानक यात्रा और लगभग खाली हाथ लौटना, इसके बावजूद पुर्तगाल में इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना गया। ये कैसे? क्योंकि उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था। अच्छा। और वो जो थोड़े बहुत मसाले लाए थे, उनकी कीमत पूरे अभियान के खर्च से 60 गुना ज्यादा थी। 60 गुना? 60 गुना। इस नंबर ने राजा की आंखों में चमक ला दी। मौतें, मुश्किलें सब भुला दी गईं। राजा ने फौरन एक और कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। दोस्ती का दौर खत्म हो चुका था और यहीं से हिंसा का असली खेल शुरू होता है। 1500 में गामा की वापसी के सिर्फ 6 महीने बाद पेड्रो एल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में 13 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा भेजा गया। हाँ, इस बार वो तैयारी के साथ आए थे। वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। नहीं, वो अपनी शर्तें मनवाने आए थे। केब्राल ने कालीकट में एक व्यापारिक चौकी बनाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय अरब व्यापारियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झड़प में 50 से 70 पुर्तगाली मारे गए। और केब्राल का जवाब क्या था? उसका जवाब था बेहिसाब ताकत का प्रदर्शन। उसने बंदरगाह में खड़े एक अरब जहाज को कब्जे में लिया, उसके चालक दल को मार डाला। और फिर?
और कालीकट शहर पर 2 दिनों तक अपनी तोपों से गोले बरसाए। कई घर तबाह हो गए, सैकड़ों आम नागरिक मारे गए। ये एक साफ संदेश था, हमारे लोगों को मारने की कीमत पूरा शहर चुकाएगा। इसके बाद उसने एक शातिर चाल भी चली। हाँ, वो कालीकट के दुश्मन कोचीन के राजा के पास गया और उससे हाथ मिला लिया। और फिर 1502 में वास्को डी गामा खुद वापस आता है। और इस बार वो एक व्यापारी नहीं बल्कि एक जल्लाद बनकर आता है। यहीं से हमारे शुरुआती कहानी का वो भयानक वाकया जुड़ा है। गामा की दूसरी यात्रा का मकसद व्यापार पर कब्जा करना था, चाहे किसी भी कीमत पर। रास्ते में उसने मक्का से तीर्थ यात्रियों को लेकर लौट रहे जहाज मिरी को रोका। ये अविश्वसनीय लगता है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये तो कुछ और ही है। क्या उनके अपने लोगों ने इस पर सवाल नहीं उठाया? क्या किसी ने नहीं कहा कि ये हद से ज्यादा है? एक पुर्तगाली प्रत्यक्षदर्शी ने ही इसे लिखा है, लेकिन सहमते हुए। उसने लिखा कि कैसे औरतें अपने गहने और बच्चों को दिखाकर जान की भीख मांग रही थी। लेकिन गामा ने कोई रहम नहीं दिखाया। कोई रहम नहीं। उसने सबको जहाज में बंद करवाया और उसे आग लगा दी। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये सोच समझकर दहशत फैलाने का एक तरीका था। वो हिंद महासागर के हर व्यापारी को ये संदेश दे रहा था कि एक नई ताकत आ गई है और उसके नियम बिल्कुल अलग हैं। और कालीकट पहुंचकर भी उसने यही आतंक जारी रखा। हाँ, उसने जमोरिन से मांग की कि शहर के सभी अरब व्यापारियों को निकाल बाहर करो। जब जमोरिन ने मना किया तो गामा ने फिर से शहर पर बमबारी शुरू कर दी। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो शायद उस दौर में भी हैवानियत की हद थी। क्या किया उसने? उसने बंदरगाह में मछली पकड़ रहे कई आम मछुआरों को पकड़ा, उन्हें फांसी पर लटकाया, फिर उनके हाथ, पैर और सिर कटवा दिए। ये सुनना भी मुश्किल है। और उसने यही बस नहीं किया। हाँ। उन कटे हुए शरीर के हिस्सों को एक नाव में भरा और उसे किनारे की तरफ इस संदेश के साथ भेज दिया कि जमोरिन चाहे तो इसका करी बनाकर खा सकता है। ये सिर्फ क्रूरता नहीं, ये सामने वाले की इंसानियत को ही नकारना था। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। तो अब ये साफ था कि ये व्यापार नहीं बल्कि आतंक के जरिए कब्जा करने की जंग थी। उसने अपनी पकड़ मजबूत कैसे की? फूट डालो और राज करो की नीति से। अच्छा। उसने कोचीन के साथ अपनी दोस्ती मजबूत की, जो कालीकट का दुश्मन था। उसने कन्नानौर के शासक से भी समझौता कर लिया। और जब जिमोरिन ने अपनी पूरी नौसेना के साथ उसका मुकाबला करने की कोशिश की, तो गामा के बेहतर तोपों और जहाजों ने उसे आसानी से हरा दिया। तो हिंद महासागर में सदियों से चले आ रहे व्यापार के नियम बदल चुके थे। बिल्कुल, अब जिसके पास बारूद था वही बादशाह था। और वो पुर्तगाल लौटने से पहले ये पक्का करके गया कि उसका बनाया हुआ दबदबा कायम रहे। हाँ, दिसंबर 1502 में लौटने से पहले उसने अपने चाचा की कमान में 5 जहाजों का एक स्थायी नौसैनिक बेड़ा वहीं छोड़ दिया। इसका काम था पुर्तगाली व्यापारिक चौकियों की हिफाजत करना और अरब जहाजों पर हमला करना। ये एक खोज अभियान नहीं था, ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की हिंसक नींव थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। एक सदियों पुराना काफी हद तक शांतिपूर्ण मसाला व्यापार चल रहा था। फिर पुर्तगाल आता है, जिसके इरादे मिले जुले थे, धर्म का जुनून और मसालों से मिलने वाली बेहिसाब दौलत। वास्को डी गामा की पहली यात्रा सांस्कृतिक गलतफहमियों से भरी थी, जो जल्द ही अविश्वास और दुश्मनी में बदल गई। हाँ। और फिर व्यापार पर अपनी मोनोपोली कायम करने के लिए पुर्तगालियों ने सोची समझी क्रूरता और आतंक का रास्ता अपनाया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वास्को डी गामा 1524 में वाइसराय बनकर तीसरी बार भारत लौटा, लेकिन कुछ ही महीनों में बीमारी से उसकी मौत हो गई। अच्छा। उसे कोचीन में दफनाया गया। करीब 15 साल बाद 1539 में उसके अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया, जहां आज भी उसे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश अपने नायकों को कैसे चुनता है? एक व्यक्ति जिसे एक देश का इतिहास एक महान खोजकर्ता और साहसी अग्रदूत के रूप में देखता है, उसे दूसरे देश का इतिहास उसकी क्रूरता और अत्याचारों के लिए याद करता है। सही बात है। ये हमें इस बारे में क्या बताता है कि इतिहास विजेताओं और हारने वालों द्वारा कैसे लिखा और याद किया जाता है।